एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर नर्स काफी देर से मरीज के जो तीमारदार साथ में आए थे उन्हें ढूंढ रही थी, तलाश कर रही थी, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था। नर्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद आखिरकार उसी मरीज के पास आकर बैठ जाती है। इसी बीच में जो मरीज के तीमारदार हैं, जो उनके साथ आया हुआ था लड़का, वह आता है। उसके हाथ में एक पॉलिथीन होती है और पॉलिथीन में कुछ दवाइयां रखी हुई थी। जैसे वो नर्स के आगे वो दवाइयां रखता है, देता है, तो नर्स पूछती है कि क्या तुम इनके साथ हो? लड़का कहता है कि हाँ, मैं इन्हीं के साथ हूँ। जैसे यह बात कही जाती है, नर्स को एकदम से गुस्सा आ जाता है। हालांकि वो कहती कुछ नहीं है, लेकिन दवाइयां लेने के बाद उससे कहती है कि आप बाहर जाइए। अब यहाँ जो मरीज है उसके जो भी इंजेक्शन लगाना है या दवाइयां देनी है, वो नर्स अपना काम करना शुरू कर देती है और इसी बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे मरीज से पूछा जाता है कि वह लड़का जो था वह तुम्हारा क्या लगता है, तो मरीज कहता है कि वह मेरा कुछ भी नहीं लगता। हम तो बस यूं ही बाजार के लिए निकले थे और ये रिक्शा हमारा पलट जाता है, जिसकी वजह से चोट लग जाती है। वह तो एक राहगीर था। वह हमारी मदद करने के लिए आता है और हमें हॉस्पिटल में आकर एडमिट करा देता है, भर्ती करा देता है, और अभी तक जो भी इलाज में पैसे खर्च हो रहे हैं वो सब के सब वही सब कुछ खर्च कर रहा है। अब यह बात सुनने के बाद नर्स को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। नर्स वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि जिस व्यक्ति को लेकर वो इतना गुस्सा कर रही थी उस पर लापरवाही समझ रही थी, दरअसल वो तो एक इंसानियत की मिसाल पेश कर रहा है, वो तो मानवता का काम कर रहा है। बस इतना सुनने के बाद नर्स ने फिर से उस लड़के को ढूंढना शुरू कर दिया और जैसे उस लड़के को ढूंढा जाता है, उसे ढूंढने के बाद सबसे पहले उससे वो माफी मांगती है। माफी मांगते कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें गलत समझ रही थी, मुझे लगा कि शायद तुम इस मरीज के साथ के हो, परिवार के हो, रिश्तेदार हो, और इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि तुम सिर्फ मानवता के नाते इसकी मदद कर रहे थे। बस इतना था। जैसे ही उस नर्स ने उस लड़के से माफी मांगी, उन दोनों की दोस्ती कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। दोस्ती प्यार में बदल जाती है और यह प्यार की कहानी इतनी आगे पहुंच जाती है कि वह दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। जबकि वो नर्स जो होती है खुद शादीशुदा होती है और यहीं से एक कत्ल की ऐसी इबारत लिखी जाती है। जब इस कत्ल के बारे में पता चलता है तो इस कत्ल की गूंज बहुत बहुत दूर तक फैल जाती है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है अपनी पढ़ाई लिखाई का इस तरह से दुरुपयोग भी कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मिस्टर खान। 1 जुलाई 2026 की सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। तेलंगाना प्रदेश का जिला लगता है निजामाबाद और निजामाबाद का थाना लगता है मोपाल मंडल। मोपाल मंडल थाना क्षेत्र का गांव है न्यायालाकल। यहाँ के रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है प्रशांत, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है, वो मर चुका था। उसकी अर्थी तैयार थी। उसकी अर्थी को लेके जाने वाले थे अंतिम संस्कार के लिए, और जैसे ही उसकी अर्थी को उठाने वाले थे, कंधों पर लेने वाले थे, तभी उसकी 70 साल की जो बूढ़ी माँ होती है, इसका नाम श्यामा होता है, एकदम से वह लोगों को कहती है कि अभी थोड़ी देर और रुक जाओ, मुझे अपने बेटे को जी भर के देखना है। वैसे ही ये 2 साल बाद मैंने देखा था और 2 साल के बाद अब देख भी रही हूँ, तो इस रूप में देख रही हूँ। जैसे ही वो अर्थी उठाने वाले उठाने की कोशिश कर रहे थे, तभी आसपास के लोग कहते हैं कि थोड़ा रुक जाओ, माँ की कहना है। माँ की बात मान लेते हैं। एकदम से माहौल था वो बड़ा भावुक हो जाता है। जो लाश पे से जो पर्दा था या फिर जो कफन था उसको हटाया जाता है और माँ एक टकट की अपने बेटे को ऐसे ही देख रही थी। उसने बोलने की कुछ स्थिति में थी नहीं, लेकिन आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे। जिसने भी इस दृश्य को देखा वह दृश्य देखने के बाद खुद हैरानी में पड़ जाता है और कुछ भी बोलने की स्थिति में रहता नहीं है।
करीब करीब ऐसे ही देखते देखते 15 मिनट से ज्यादा का समय बीत जाता है। श्यामा लोगों से हाथ जोड़ते हुए कहती है कि मैं थोड़ी देर में अभी आती हूँ। बस मेरे लाल को तुम यहीं लेटे रहने देना और इसे कहीं लेके मत जाना। जैसे उस रोती हुई बूढ़ी महिला ने यह बात कही, सबके सब इंतजार करने लगते हैं और यहाँ वो किसी एक लड़के की मदद से सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। और पुलिस स्टेशन होता है मोपाल मंडल। वहाँ जाने के बाद अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ते हुए रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि साहब मेरे घर पे चलो, मेरा बेटा मर चुका है। लेकिन वो ऐसे ही नहीं मरा, उसे लगता है कि किसी ने मारा है। आप एक बार इस मामले की जांच पड़ताल कर लीजिए। जैसे ही यह बात आती है तो पुलिस वाले उस महिला से पूछते हैं। वो महिला बताती है कि साहब 27 जून 2026 को मेरा बेटा सऊदी अरब से आया था। उसके बाद पता नहीं किसकी क्या नजर लग गई है, बस वो मर गया है। आप चल के जांच कर लीजिए। जैसे ही रोती हुई उस महिला ने थानेदार से यह बात कही, थानेदार को वही उस महिला को देखकर तरस आ जाता है। वो कहता है कि अम्मा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं 2 अधिकारियों को भेजता हूं। एक सर्किल इंस्पेक्टर होते हैं सुरेश कुमार, एक महिला सब इंस्पेक्टर होती हैं सुष्मिता। इन दोनों को मौके पर भेजा जाता है और भेजने के बाद कहा जाता है कि जो भी इस मामले में आप निष्पक्ष जांच कर सकते हैं वो जांच। साथ ही जो महिला से एक तहरीर ले ली जाती है, तहरीर के आधार पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इसके बाद पुलिस वाले घर पहुंचते हैं। घर जाने के बाद जैसे ही देखते हैं वहां पर पहले से ही बहुत बड़ी संख्या में लोगों का जमघट लगा हुआ था, क्योंकि जो डेड बॉडी थी प्रशांत की उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाने वाले थे और अंतिम संस्कार होते होते रुक जाता है। इसके बाद पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिरकार इस महिला ने, आखिरकार श्यामा ने ऐसा क्यों किया है कि जब सब कुछ तैयारी हो चुकी थी तो फिर यह पुलिस बुलाने की क्या जरूरत थी, ऐसा क्या बात थी। तभी पुलिस वाले जब बात पड़ताल करते हैं, पड़ताल करने के बाद बताया जाता है कि जो उसकी पत्नी है जिसका नाम संध्या होता है, प्रशांत की पत्नी संध्या से बातचीत की जाती है जो पेशे से नर्स होती है। उससे पूछा जाता है, तब वो बताती है कि साहब यह 27 जून 2026 को यहाँ पर आए थे। 29 जून 2026 को यह बैठकर आराम से शराब पी रहे थे और पहली मंजिल से गिर जाते हैं। गिरने की वजह से गंभीर रूप से इन्हें चोट लग जाती है। इसके बाद हम इन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराते हैं, लेकिन इनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और 30 जून 2026 को इनकी मौत हो जाती है। जैसे ही पुलिस ने यह बात सुनी, यह बात पूरा गांव जानता था। पूरे गांव को यही बात पता थी। अब यही बात पुलिस को पता थी। वो वहां पर सिर्फ एक श्यामा नाम की ऐसी महिला जो उस बेटे की मां होती है उसको ही यकीन नहीं हो रहा था। वो बार बार पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ते हुए रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, साहब जांच कर लीजिए, कुछ तो पता कर दीजिए, मेरी तसल्ली के लिए ही सही। आखिरकार पुलिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले पुलिस ने जो संध्या का नंबर होता है उसको सर्विलांस पर लेती है और सर्विलांस पर लेने के साथ साथ ही उस नंबर की कॉल डाटा रिकॉर्ड निकलवाया जाता है। और जैसे ही कॉल डाटा रिकॉर्ड निकलवाया जाता है तो उससे पता चलता है कि जो संध्या है वो अपने पति से बहुत कम बातें करती है, लेकिन पास में ही एक कॉलोनी है जिसका नाम है इंदिरापुर। इंदिरापुर कॉलोनी का रहने वाला एक लड़का होता है अनिल। अनिल से बहुत सारी बातें होती हैं। जब उससे यह पूछा जाता है कि अनिल से क्या बातचीत होती है, पुलिस ने अब इस सीडीआर को बड़ी बारीकी से देखना शुरू कर दिया। बारीकी से जब पुलिस ने इस सीडीआर को देखा तो 29 तारीख को जब वह शराब पीता है या फिर घर में इस तरह के हादसा होता है तो इसी बीच में न केवल इस इंदिरापुर के रहने वाले अनिल से बातचीत हुई थी बल्कि गांव का ही रहने वाला एक और लड़का होता है जिसका नाम बंटी होता है, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है।
उससे भी बातचीत हुई थी। अब पुलिस ने बंटी को भी हिरासत में ले लिया, साथ ही जो अनिल होता है उसको भी हिरासत में ले लिया, और जो संध्या थी वह पुलिस के रडार पर पहले से ही थी। पुलिस ने अब इन तीनों से अपने तरीके से बातचीत करना शुरू कर दिया, सख्ती से जो पूछताछ करना शुरू किया है। तब जो संध्या होती है वह भी टूट जाती है, और साथ ही जो यहाँ अनिल होता है वह भी टूट जाता है, और जो तीसरा लड़का होता है जिसका नाम बंटी होता है वो भी टूट जाता है। कहानी शुरू होती है करीब करीब 6 साल पहले। 6 साल पहले इस लड़की की शादी होती है, संध्या की, जिस प्रशांत से शादी होने के बाद, क्योंकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा है नहीं लेकिन उसकी पत्नी है, पढ़ी लिखी है, और वो पेशे से नर्स होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सिंग का अपना काम कर रही थी। तभी इसने फैसला लिया प्रशांत ने कि मैं बाहर विदेश जाना चाहता हूं। यहां जो मुझे तनख्वाह मिलती है, पैसे मिलते हैं, उससे कहीं ज्यादा पैसे मुझे सऊदी अरब में मिल जाएंगे। वहां लगभग 1.5 लाख रुपए आसपास की महीने की सैलरी है। मैं पैसे कमाऊंगा और यहाँ जो हमारी कमजोरी है वह भी दूर हो जाएगी। प्रशांत ने जैसे ही संध्या से यह बात कही, संध्या उस बात को लेकर तैयार हो जाती है। इधर तो यह सऊदी अरब निकल जाता है प्रशांत, लेकिन संध्या अपने हॉस्पिटल में रहकर, जो प्राइवेट हॉस्पिटल पर नौकरी कर रही थी, वहां नौकरी कर रही थी। और एक दिन उसकी मुलाकात हो जाती है यहाँ अनिल नाम के एक लड़के से। जैसे ही अनिल से मुलाकात होती है, दोस्ती हो जाती है, प्यार में बदल जाती है दोस्ती, और यह दोनों एक दूसरे के साथ अवैध संबंधों को भी स्थापित कर लेते हैं। यानी कि एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और इस रिश्ते के बारे में किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि जब जब वो हॉस्पिटल जाती थी तभी वह मिलने का कोई ना कोई रास्ता खल खोज दिया करती थी। अब इस बीच में जब भी प्रशांत अपनी पत्नी से बातचीत करता है तो उसकी पत्नी संध्या हमेशा यह कह दिया करती थी कि मैं बिजी हूं, अभी मरीज के पास हूं, कुछ काम कर रही हूं, अभी मरीज के पास हूं, कुछ काम कर रही हूं, तुमसे बाद में बात करूंगी। और इसी तरह से करते करते 1 मिनट की बात हो तो हो, 2 मिनट की बात हो तो हो, लेकिन कभी लंबी बातचीत नहीं होती थी। और देखते ही देखते कब 2 साल बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। पति और पत्नी के बीच में दूरियां लगातार बढ़ रही थी, लेकिन प्रेमी और प्रेमिका के बीच में लगातार दूरियां घट रही थी। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे थे। प्रशांत जब अपने दोस्त के साथ सऊदी अरब में बैठा हुआ था, उसने बातचीत करने की कोशिश की तो फोन कट जाता है, और कटने के बाद उसका दोस्त कहता है कि जब तुम 2 साल से अपनी पत्नी से दूर हो तो तुम्हारी भी एक जिम्मेदारी बनती है, अपनी पत्नी को सरप्राइज दो, जाकर मुलाकात करो। और जैसे ही प्रशांत ने यह बात सुनी उसने कहा यह तो ठीक रहेगा, और वो सरप्राइज देने के लिए सीधा आ जाता है। और जैसे ही यहाँ पर आता है, यानी कि इंडिया आता है, अपनी पत्नी के पास जब पहुँचता है बातचीत करने का सिलसिला शुरू होता है। और जैसे बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो उसकी पत्नी पहुंचती है, तुम वापस कब जाओगे? जब वापस जाने वाली बात आती है तो उसने कहा कि अब मेरा वापस जाने का मन है ही नहीं, मेरा मन है मैं तुम्हारे साथ ही बाकी का वक्त बिताऊं, यहीं हम लोग रहेंगे, चाहे कम पैसे कमाए अब यहीं रहेंगे। जैसे संध्या ने यह बात सुनी उसके पैरों जमीन खिसक जाती है। वो अपने प्रेमी अनिल से कहती है कि आखिरकार वो तो वापस जाने को तैयार नहीं है। तब ये दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना इसको रास्ते से हटाया जाए। और रास्ते से हटाने वाली बात आती है तो अब तारीख आती है 29 जून 2026 की शाम का वक्त था। गांव का ही रहने वाला एक बंटी नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र 24 साल के आसपास होती है। उससे मदद ली जाती है। बंटी से कहा जाता है कि बंटी आज तुम्हें बैठ के प्रशांत के साथ शराब पीनी है और खूब जम के इसको शराब पिलानी है। जब यह बहुत ज्यादा नशे में होगा तब तुम इसे धक्का दे देना। यानी कि पहली मंजिल पर बैठकर आराम से शराब पी रहे थे। शराब पीते पीते जब बहुत नशे में प्रशांत हो जाता है तब उसको धक्का दे दिया जाता है।
और जैसे ही प्रशांत को धक्का दिया जाता है तो वो गिरने के बाद उसको गंभीर रूप से चोट लग जाती है। शोर मचता है, चीख पुकार मच जाती है। जो सोच रहे थे वैसा तो कुछ होता नहीं। सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल के बाद उपचार के लिए फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, डॉक्टर उसे कहते हैं कि हम इनको घर पे लेके जा रहे हैं, वहीं इलाज करेंगे, क्योंकि खुद उसकी जो पत्नी है वो नर्स है। इसलिए डॉक्टरों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप घर पे कर सकते हैं, क्योंकि बेड का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, बहुत सारी चीजें होती हैं हॉस्पिटल के अंदर। जब इस तरह की बात आती है तो वो संध्या अपने पति को अपने घर पर लेके आ जाती है। लेकिन उसने जो दिमाग लगाया वो बहुत ही शातिरपने वाला दिमाग था। जो उसका प्रेमी था, उसने प्रेमी ने कहा कि कुछ इस तरह की तरकीब बढ़ाते हैं। इसके बाद होता क्या है कि नींद की कुछ गोलियां रखी हुई थी, उन गोलियों को पीसा जाता है और साथ ही घर में टॉयलेट साफ करने वाला जो क्लीनर होता है उसमें से कुछ निकाला जाता है और वो नींद की गोलियां और क्लीनर को आपस में मिलाकर उसको एकदम दवाई के जैसा रूप बना दिया जाता है। इधर जो उसका जो होता है वो कैनोला लगा हुआ था। अक्सर आपने देखा होगा जब कोई बोतल चढ़ती है